हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का राजस्थान पब्लिक स्कूल मंडावा के द्वारा संचालित बोर्ड कक्षा 18 जून 2020 को जो होने वाली है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने आपको 15 की प्रश्नावली तक के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी सबकी मैंने आपको स्टडी करवा दी है। और आज हम किसके बारे में सीख रहे हैं, जो प्रायिकता है 16 की प्रश्नावली है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन उनकी हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, ये एक्सरसाइज पढ़ने से पहले आपको जो इसकी कुछ बातें हैं बेसिक वो आपको जान लेनी यहाँ पर आवश्यक है। तो यहाँ पर देखो, एक तो आपकी क्या होती है, सबसे पहले इसमें एक सह-प्रतिबंध प्रायिकता होती है। सह-प्रतिबंध प्रायिकता, ये बताने से पहले मैं आपको एक बात और यहाँ पर स्पष्ट कर दूँ। अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि आपको जो नया वीडियो है उसका जो नोटिफिकेशन हो आपको समय पर मिलता रहे। दूसरी बात, अब देखो, मैंने आपको इस अपने चैनल यानी आर के मैथ क्लास मंडावा पर प्रश्नावली संख्या जो 1 है, प्रश्नावली 2 है, प्रश्नावली 4, प्रश्नावली 5 अभी रनिंग में है, चल रही है अभी, प्रश्नावली 6 और प्रश्नावली 7, इन प्रश्नावलियों का जो कंप्लीट वीडियो है, कंप्लीट वीडियो यानी सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको इस चैनल पर पहले से प्रोवाइड करवा रखे हैं। तो अगर आपको ये प्रश्नावली में अगर कोई प्रश्न में दिक्कत है, डाउट है, अगर आप उनको डिटेल से देखना चाहते हैं तो आप चैनल की जो प्ले लिस्ट है, देखो चैनल में, देखो आपको जब चैनल में जाओगे आप तो आपको देखो वहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे। एक तो पहले आपका आता है होम पेज, जिस पर आपको सारे वीडियो मिलते हैं। एक बार जैसे आप आर के मैथ क्लास मंडावा को ओपन करोगे तो होम पेज पर तो आपको सारे वीडियो मिलेंगे। उसके बाद में आता है एक वीडियो का ऑप्शन, उसके पास में ऊपर बना होता है, ठीक है ना। एक यहाँ पर बाद में होता है प्ले लिस्ट का ऑप्शन। तो जब आप प्ले लिस्ट को इस पर प्रेस करोगे तो इसको प्रेस करके देखो आपके आप सामने 2 ऑप्शन आएंगे। एक तो 10th क्लास के वीडियो आएंगे सारे, एक 12th क्लास के क्या आएंगे, वीडियो आएंगे। तो आपको जो 12th क्लास की वीडियो है उस पर दोबारा से क्लिक करना है, और क्लिक करते ही आपके सामने जो पूरे 12th क्लास के जितने भी मैंने आज तक वीडियो अपलोड किए हैं इन प्रश्नावली से संबंधित वो सारी आपके पास जो लिस्ट है वो ओपन हो जाएगी। उस लिस्ट में क्या है, जैसे मान लो मैंने आपको प्रश्नावली 1 पढ़ाई है, मान लो इसके मैंने सारे वीडियो क्या करके मान लो 6 पार्ट में मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, तो आपको प्रत्येक वीडियो पे क्या लिखा हुआ मिलेगा, ऐसे एक्सरसाइज 1 और पार्ट फर्स्ट, फिर एक्सरसाइज 1 और पार्ट 2, ऐसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे लिखा मिलेगा, जो बिल्कुल सीक्वेंस से बने हुए हैं आपके। पार्ट 1 में आपका 1.1 से संबंधित वीडियो हो गया है, फिर पार्ट 2 में आपका 1.2 से, फिर पार्ट 3 में आपका 1.2 से या 1.3 से संबंधित आपको वीडियो ऐसे मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जाकर के आप जो सारे वीडियो हैं उनको देख सकते हैं, अगर आपको इन टॉपिकों में से किसी में भी अगर आपको कोई प्रकार की समस्या है तो, ठीक है ना। अब देखो, हम बात करते हैं आगे, जो हम अपने इस प्रश्नावली के बारे में बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो तो मैंने इसलिए बताया ताकि किसी बच्चे को अगर आपको पीछे वाले टॉपिक है उनको अगर देखना है ढंग से तो आप उस तरह से जाकर के उनको देख सकते हो, ठीक है ना। अब देखो, इसमें होती है आपकी सह-प्रतिबंध प्रायिकता। इसमें क्या होता है, आपको P/B प्राप्त करना होता है, जो होता है PA/B/PB। ये फॉर्मूला आपको इसमें ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखो, आपने कुछ और फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, जैसे PA या B, ये इसको आप लेते हैं PA यूनियन B बराबर क्या होता है आपका PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, ये आपको ध्यान में रखना होता है। इसी तरह आप जानते हैं कि PA और B, जब आप और की बात करते हो तो यहाँ पर आता है आपका PA इंटरसेक्शन B बराबर PA प्लस PB माइनस PA यूनियन B। इन दोनों आपस में क्या देंगे, उल्टे देंगे, ठीक है ना। अगर इसको निकालोगे तो वो कट जाएगा, और उसको निकालोगे तो आप ये कट जाएगा, ठीक है ना। ये आपके हो गए कुछ इस तरह के फॉर्मूले। इसके अलावा देखो, आपको और आपने और भी इसमें बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, जैसे मान लो जब A तथा B क्या हो, स्वतंत्र घटनाएं हो। स्वतंत्र घटनाएं होती है तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, जो A इंटरसेक्शन B है उसका मान PA.PB क्या आएगा, बिल्कुल बराबर आएगा। जब A व B क्या हो, परस्पर अपवर्जी घटनाएं हो। अपवर्जी घटना होने का मतलब क्या होगा, जब आप P इंटरसेक्शन B निकालोगे तो उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये देखो, आपने कुछ फॉर्मूले हैं जो आपने पढ़े हैं। इसके अलावा देखो, आपको इसके तो और भी फॉर्मूले हैं सारे, वो ध्यान में रखने हैं, जो आपको मैंने उस टाइम बता रखे थे जिस टाइम मैंने आपको टॉपिक को पढ़ाया था। अब देखो, हम इससे सबसे पहले 16.1 से संबंधित कुछ प्रश्न है, देखो महत्वपूर्ण प्रश्न उनकी हम देखो बात कर लेते हैं।
देखो इसमें एक तो छोटा प्रश्न हमेशा 16.1 में से लगभग हो जाता है, छोटा 1 नंबर का सवाल। जो देखो क्या आता है, जो मान लो इस तरह का प्रश्न आता है, मान लो मेरे पास जैसे कि यहाँ पर पी ए का मान आ गया मेरे पास कितना, जैसे पी ए का मान जो आपका है वो मान लो 0.5 है, 0.5। फिर मान लो मेरे पास पी इंटरसेक्शन बी है वो मान लो 0.32 आ रहा है, और आपसे यहाँ पूछ लिया कि आपको क्या प्राप्त करना है, आपको पी बी बटा ए आपको प्राप्त करना है। तो जब आपको देखो पी बी बटा ए आपको पूछ ले कि प्राप्त करना है, तो देखो पी बी बटा आप ए कैसे प्राप्त करोगे, तो इसमें आप लिखोगे पी इंटरसेक्शन बी और बट्टे में आएगा पी ए। ध्यान रखना जो यहाँ पर होता है ना बट्टे में वही आता है हमेशा, ठीक है ना। तो इसका मान तो मेरे पास है 0.32, यहाँ पर आएगा 0.5, इसको आप 0 मान लेंगे, काट देंगे तो आपका आएगा 3/2/50, इसको सरल कर लेंगे और अपना उत्तर आप प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना। और ध्यान रखना प्रायिकता का मान हमेशा कभी भी आपका क्या आना चाहिए, 0 से 1 के बीच में आना चाहिए प्रायिकता का मान। अगर आपको कोई सवाल में अगर इससे बड़ा नजर आ रहा है तो मान लेना कि आपके सवाल में कहीं ना कहीं क्या है, गड़बड़ है, क्योंकि मान हमेशा 0 से 1 के बिल्कुल बीच में ही आएगा। और देखो कोई भी जो घटना घटने की किसी भी घटना घटने या नहीं घटने दोनों का योग हमेशा क्या होता है, एक होता है। ये बात भी आपको दिमाग में रट के चलनी है, ठीक है ना। तो अब देखो दूसरी बात और आगे, कई बार क्या होता है हमारे पास देखो कुछ और प्रकार के सवाल आते हैं जो देखो मान लो क्या होते हैं आपके दैनिक जीवन से संबंधित प्रश्न होते हैं। तो देखो उसी श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि आपकी देखो बुक है, बुक में एक देखो प्रश्न संख्या 6 लिखा हुआ है। अब देखो 6 नंबर प्रश्न में आपकी देखो आपकी बुक में क्या दिया गया है, तो देखो हम उसकी बात कर लेते हैं पहले। तो देखो प्रश्न संख्या 6 में दिया गया है कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं, ये ज्ञात है कि दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखो परिवार में 2 बच्चे हैं, तो यहाँ देखिए मेरे पास क्या प्रतिदर्श समष्टि क्या बनेगी, ये बनेगी प्रतिदर्श समष्टि, यानी एस का मान क्या आएगा, 2 बच्चे मतलब क्या इसमें मतलब 2 बच्चों का परिवार है। और यहाँ पर देखो बड़े छोटे कोई क्रम है यहाँ पर है नहीं, तो दोनों बच्चे लड़के हो सकते हैं, दोनों बच्चे लड़कियाँ हो सकती है, पहला बच्चा लड़का हो सकता है और बाद में जो दूसरा बच्चा है वो लड़की हो सकता है, फिर लड़की और बाद में लड़का। इस तरह से मतलब जो हमारे पास यहाँ पर जो अभिष्ट घटनाएं हैं वो आप ही देखो ऐसे 4 घटनाएं बन सकती है, ठीक है ना। तो अब देखिए आपको करना क्या है, इसमें सबसे पहले आपको मतलब क्या करना है, जो चीज़ ज्ञात करनी है वो आपकी घटना ए में आएगी, ठीक है ना। घटना ए में क्या पूछा आपसे, यदि एक ज्ञात हो कि दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करो। जो ज्ञात करना है वो आप पहले लिख दो यहाँ पर, यानी आपको यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, दोनों बच्चे लड़के हों, तो पहले लिखोगे आप दोनों बच्चे लड़के हों, दोनों बच्चे लड़के हों, यानी जो ज्ञात करना है वो पहले आएगा, जो दिया गया है वो आपका आएगा बाद में। इनमें क्या रहा है, कम से कम एक बच्चा लड़का है, कम से कम एक बच्चा लड़का है, ये आपको दिया गया है, ठीक है ना। अब देखो ए में तो आपके पास यहाँ पर भी क्या देगा, दोनों बच्चे लड़के हैं ना, तो केवल बी और बी में आ रहा मतलब, और उनमें कम से कम एक बच्चा लड़का आ रहा है ना, तो एक बच्चा देखो लड़का किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। कम से कम एक बच्चा लड़का का मतलब एक तो आएगा और 2 भी आ सकते हैं आपके, ठीक है ना। तो इसमें बी भी आ गया है, फिर बी जी आ गए हैं, फिर यहाँ पर जी भी आ गया है। अब आपसे पूछा क्या है यहाँ पर, पहले आप इसमें ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालो कितना आएगा, तो देखो दोनों कॉमन केवल बी भी आ रहा मात्र ये। अब याद है कि जो पी ए की प्रायिकता है मेरे पास वो तो आ रही है 1/4, क्यों सारे परिणाम आपके 4 हैं, और जो पी बी है उसकी प्रायिकता आ रही है 3/4, और जो पी ए इंटरसेक्शन बी है उसकी प्रायिकता मेरे पास कितनी आ रही है, 1/4। अब आपको यहाँ पर प्राप्त करना है, आपको तो पी ए बटा बी का मान प्राप्त करना है ना, सह प्रतिबंध प्रायिकता। तो यहाँ पर मेरे पास आएगा पी ए इंटरसेक्शन बी और बट्टे में क्या आ रहा है, पी बी आ रहा है। अब देखो आपको इन सभी का मान रखना है, तो देखिए जो पी ए इंटरसेक्शन बी है उसका मान तो मेरे पास आ रहा है 1/4, और जो पी बी है उसका मान मेरे पास कितना आ रहा है, 3/4। अब इनको तो आप सरल कर लोगे तो आपका यहाँ पर मान क्या देगा, 1/3। तो इस तरह से आपको इस सवाल को क्या करना था, कंप्लीट करना था। तो ये मैंने आपको एक दैनिक जीवन का सवाल करवा दिया है, एक आपको सीधा जो डायरेक्ट सवाल है वो आपको मैंने करवा दिया है। बाकी देखो सवाल है वो आप इसमें आराम से प्राप्त कर सकते हो। कोई भी सवाल में अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मेरे को कॉमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य पूछ लेना, ठीक है ना। अब देखो इसी श्रृंखला में हम एक प्रश्न और करते हैं इसी आपकी प्रश्नावली का। जैसे इसमें आपका सवाल दिया गया है, जैसे 12 का सवाल है, इसी प्रश्नावली में आपका देखो
हम जो प्रश्न संख्या 12 है उसकी देखो बात कर रहे हैं, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है उसकी हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं। तो देखिए इसमें आप सवाल नंबर 12 देखिए, 12 नंबर प्रश्न में दिया है कि एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी है, यानी सारा यहाँ पर जो एस है NS वो सारे कितने आ रहे हैं आपके 1000 आ रहे हैं, ठीक है ना। NS का मान क्या है मेरे पास है 1000, जिनमें से 430 लड़कियां हैं, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं हमारे पास है 430, और 430 में से 10% लड़कियां क्या है कक्षा 12 में पढ़ती है, तो आप लिखोगे कक्षा 12th में पढ़ने वाली लड़कियां, तो वो कितनी है, इसका 10% है, यानी 10/100 गुणा 430 काट लिया आपने इसको, तो ये मेरे पास कितने आ रही है 43 मेरे को यहाँ पर प्राप्त हो रही है। ये कक्षा 12 में पढ़ने वाली लड़कियां आ गई है। अब आपको देखो सवाल में और क्या पूछा गया, अब पूछा है कि क्या प्रायिकता है कि एक चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है यदि ये चुना गया विद्यार्थी एक लड़की है। सबसे पहले आपको ज्ञात करना है क्या विद्यार्थी जो है वो कक्षा 12 में पढ़ता है, तो आप लिखोगे ए में चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है, ठीक है ना। और बी में क्या मानना है, क्योंकि जो ज्ञात करना होता है वो हमेशा आपका ए पर आएगा, जो दिया गया वो आपका हमेशा कहाँ पर आएगा बी पर आएगा, ठीक है ना। फिर आपको ए बटा बी का मान निकालना होता है। तो चुना गया विद्यार्थी क्या है, लड़की है, चुना गया विद्यार्थी क्या है, लड़की है। अब देखिए यहां पर देखो हमारे पास जो ए है, तो देखो यहां पर एन ए का मान मेरे पास कितना देगा, अगर आप देखो यहाँ पर चुना गया विद्यार्थी जो कक्षा 12 पढ़ता है और वो भी क्या होना चाहिए, लड़की होना चाहिए, तो वो आपके सारे कितने हैं 43 है। फिर आप एन बी का मान निकालोगे, यहाँ पर चुना गया विद्यार्थी क्या है, लड़की है, तो लड़कियाँ सारी कितनी है 430 है। जब देखो आप यहाँ पर एन ए इंटरसेक्शन बी प्राप्त करते हो तो मेरे पास कितना देगा, दोनों में से कॉमन क्या आएगा 43 आएगा, क्योंकि जो कक्षा 12 में पढ़ती है वो लड़कियाँ भी है और साथ में कक्षा 12 में पढ़ रही है, तो आ गया आपकी 43। अब आपको यहाँ पर निकालना है पी ए बटा बी का मान, तो सबसे पहले आप इनकी प्रायिकता निकालो। तो यहाँ देखो जो पी ए का मान है वो तो हो गया आपका 43/1000, और जो पी बी है उसका मान हो गया मेरे पास 430/1000, और जो पी ए इंटरसेक्शन बी है और उसका मान मेरे पास कितना हो गया है, उसका मान हो गया मेरे पास 43/1000। तो सबसे पहले आपने इन तीनों की क्या लिख दी है, जो प्रायिकताएं हैं वो आपने लिख दी है, लेकिन आपको क्या प्राप्त करना है, आपको तो पी ए अपॉन बी का मान है वो प्राप्त करना है। तो यहाँ पर आएगा मेरे पास पी ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन में आ रहा है पी बी। तो देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी का मान तो मेरे पास कितना है 43/1000 आ रहा है, और जो पी बी है उसका मान मेरे पास कितना आ रहा है, वो आ रहा है 430/1000। तो 1000 को आप काट दोगे और आपका मान आएगा 43/430, यानी 1/10 और ये 0.1। इस तरह से जो आप अपना मान है वो आप प्राप्त कर सकते हो। तो ये था आपका सवाल नंबर 12 16.1 प्रश्नावली का। बाकी देखो 16 जो 1 प्रश्नावली है उससे संबंधित प्रश्न है, उनकी आप स्टडी आराम से कर सकते हो। कोई प्रश्न में अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अब हम आगे देखो कुछ प्रश्न है जो 16.2 से संबंधित है, तो देखो हम उनकी बात अभी कर लेते हैं। तो देखिए जो 16.2 से संबंधित प्रश्न है उनकी देखो अगर हम बात करते हैं तो उनमें आप पढ़ेंगे स्वतंत्र घटनाएं और ये जो आश्रित घटनाएं हैं इन सभी के बारे में आप पढ़ने वाले हो। तो इसी श्रृंखला में देखिए हम कुछ क्वेश्चन है, तो देखो उनमें से 1-2 क्वेश्चन उनकी देखो बात कर लेते हैं अभी। जैसे अगर आप पाठ्य पुस्तक के देखो उदाहरणों की बात करें तो इसमें सबसे पहले जो आपका आता है, मैं यहाँ पर प्रश्न चुन रहा हूँ कौन सा एक, जैसे मान लो मेरे पास इसमें जो प्रश्न संख्या है कौन सा, ये 13 का सवाल देखो, ठीक नहीं। एक बार आप उदाहरण नंबर जो 13 है आपका, पहले आप उसको देखिए। इसमें मेरे पास क्या है, पी ए का मान क्या है 1/2 है, और जो पी ए यूनियन बी है उसका मान मेरे पास आ रहा है कितना 3/5, और साथ में जो पी बी है उसका मान मेरे पास कितना आ रहा है r, और साथ को इसमें अब आपको क्या दे रखा है कि ये जो घटनाएं हैं इनकी देखो अलग अलग शर्तें दे रखी है आपको। एक बार तो ये दे रखी है आपको स्वतंत्र घटनाएं, और एक बार आपको दे रखी है ये क्या आज जो अपवर्जी घटनाएं हैं वो आपको दे रखी है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर r का मान ज्ञात करना है। तो पहले पार्ट में आपके पास क्या रहा है,
पहले पार्ट में क्या है कि जो ए तथा बी है परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, अपवर्जी घटनाएं हैं। मैंने बोल दिया कि जब ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं होती है तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होता है, बिल्कुल 0 होता है। इसका मतलब अब आप जो पी ए यूनियन बी लोगे तो मान आपका आएगा पी ए प्लस पी बी और माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये तो 0 हो गया, इसको तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ये तो 0 हो जाएगा इसलिए आप राइट। चलो एक बार लिख दो आप इसको, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब पी ए यूनियन बी का मान तो दिया गया आपको 3/5 और पी ए का मान है 1/2, पी बी का मान है r और ये मेरे पास क्या रहा है 0 आपको यहाँ पर दे रखा है। अब आप इस 1/2 का आप इधर ले आएंगे, 3/5 माइनस 1/2 बराबर क्या रहा है r आ रहा है, यहाँ पर 10 लघुत्तम आ गया। फिर 5 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार 2 3 6 माइनस 5 बराबर r, और जो आपका r है वो कितना आ जाएगा 1/10। ये तो आपने पहली शर्त लगा दी है। अब देखो दूसरी शर्त, दूसरी शर्त में क्या आ रही है, ए और बी दोनों आपकी स्वतंत्र घटनाएं आ रही हैं। तो इस बार आपको लिखना है जब ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हो, जब ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हो। तो देखो जब आप ए और बी को स्वतंत्र घटनाएं मानोगे उस कंडीशन में आपके पास क्या आएगा कि जो यहाँ पर आपका पी ए इंटरसेक्शन जो बी होता है वो आपका किसके बराबर आता है, पी ए डॉट पी बी के गुणनफल के बराबर आता है। लेकिन हमें यहाँ पर मान यूनियन का दिया गया है तो हमें फॉर्मूला भी कौन सा काम लेना पड़ेगा, यूनियन वाला काम लेना पड़ेगा। यानी जो पी ए यूनियन बी होता है वो आपका आएगा पी ए प्लस पी बी और माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला आप काम ले लेंगे। अब इसमें देखो आपको सारा मान रखना है, तो इसका मान तो आ रहा है मेरे पास 3/5 और जो पी ए है उस पी ए का मान मेरे पास कितना है 1/2 और इसका मान मेरे पास क्या है r है, और इसका मान देखो दोनों का गुणनफल दे रखा भी आपने, तो यानी आप 1/2 इंटू r। अब इसको तो आप सॉल्व करेंगे तो 3/5 बराबर है 1/2 प्लस r माइनस r/2। अब इसको देखो आप आगे और सॉल्व करते हैं तो आपका मान आएगा 1/2 और प्लस में यहाँ पर आएगा r/2, क्योंकि जब आप r में से r/2 लेस करते हो तो क्या बचेगा r/2 बचेगा। इसको आप इधर ले आओ पहले, तो 3/5 माइनस में 1/2 बराबर है r/2। अब देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 10 सारा लघुत्तम 5 से 2 बार 6 माइनस 5 उधर आ रहा है r/2, 1/10 बराबर आ रहा है r/2, 2 से इसको आप काट देंगे 5 बार तो r आ गया मेरे पास 1/5। तो ये तो मैंने एक बार आपको एग्जाम्पल बताया है जो आपका इस यानी 16.2 की प्रश्नावली से संबंधित था, हमने उसकी बात की है। अब देखिए कुछ और क्वेश्चन जो आपके इस 16.2 प्रश्नावली से संबंधित है। तो देखो इसमें मैं आपको अभी 2 एग्जाम्पल करवा रहा हूँ जो आपको दिए गए हैं इसी प्रश्नावली में, यानी 16.2 की प्रश्नावली है, इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल आपके हैं वो देखो मैं आपको अभी यहाँ पर करवा देता हूँ। तो देखिए उन एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो इसमें आपका एक तो एग्जाम्पल ये आ रहा है, जैसे मान लो आपका इसमें 15 नंबर एग्जाम्पल है, वो देखिए आप 15 नंबर एग्जाम्पल में आपको दिया गया है क्या कि यदि किसी प्रयोग के यादृच्छिक प्रयोग से ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, मतलब क्या लिखा हुआ है ए व बी क्या है स्वतंत्र घटनाएं है। अब देखो जब भी स्वतंत्र घटनाएं ना आ जाए ना तो आपको हमेशा ये लिख देना है कि आपका जो पी इंटरसेक्शन बी है उसका मान क्या मेरे पास पी ए डॉट पी बी के गुणनफल के बराबर, ये शर्त आपको दी गई है। अब देखो इसमें आपको सिद्ध क्या करना है, तो देखिए आपको यहाँ पर सिद्ध यह करना है क्या कि ए नोट तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। पहले पार्ट में दिखाना आपको ए नोट तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ये आपको सिद्ध करना है। और सेकेंड पार्ट में आपको क्या दिखाना है ए तथा बी नोट, ए तथा बी नोट स्वतंत्र घटनाएं हैं। और थर्ड पार्ट में क्या दिखाना आपको ए नोट तथा बी नोट भी क्या है स्वतंत्र घटनाएं हैं। ये सारा आपको इसमें भी क्या करना है प्रूव करना है। तो देखिए अब इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे वो सारी बात एक बार आप देखिए। तो अगर आप देखो इसको लिखना चाहिए तो यहाँ पर इस बात को लिखने का मतलब ये हुआ अगले का, वो आपसे कहना चाहता है कि आप पी ए नोट और जो बी है उसको आप पी ए नोट और डॉट पी बी आप इसको कर सकते हो, ये आपको सिद्ध करना है।
इस बात को लिखने का अगले का मतलब ये है कि आपको सिद्ध करना है कि पी ए और बी नोट है, उसका मान भी आपका पी ए डॉट और पी बी नोट के बिल्कुल क्या आएगा, समान आ रहा है। और इस बात का मतलब है कि जो पी ए नोट और बी नोट है उसका मान भी क्या आएगा आपका पी ए नोट और पी बी नोट के गुणनफल के बराबर। ये आपको यहाँ पर सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो कथन के रूप में जो प्रश्न था उसको मैंने आगे इस तरह से सेंटेंस के रूप में प्रश्न है वो आगे लिख दिया है। अब देखो इस सवाल को आपको आगे हल कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, मेरे को सिद्ध करना है पहले पार्ट में क्या कि पी ए नोट इंटरसेक्शन बी है वो आपका पी ए नोट और पी बी के गुणनफल के क्या आएगा, बराबर आएगा, ठीक है ना। सबसे पहले आप एक बार इस बात का मतलब जान लो कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। देखो एक बार आप देखिए इसको कि जैसे मान लो मेरे पास ये कोई सार्वत्रिक समुच्चय है, इसमें मान लो मेरे पास क्या ये कोई सेट ए आ रहा है, ये मान लो मेरे पास क्या है कोई सेट बी आ रहा है, ये सेट ए है और ये सेट मेरे पास क्या है बी है, और ये आपका क्या है कोई सार्वत्रिक समुच्चय। अब देखो जब मैं इस कंडीशन की बात करता हूँ कि पी बी और ए नोट है, तो बी और ए नोट का मतलब क्या है कि बी का वह मान लिखना है जिसमें आपका ए शामिल नहीं है, केवल इतना मान आएगा आपका ध्यान रखना। ये जो इतना मान दर्शा रहा आपका इतने वाला, ये केवल किसको दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है केवल बी और उसमें ए शामिल नहीं है, ठीक है ना। पूरा जो बी है वो देखो बी तो वैसे आपका यहाँ तक है, लेकिन इसमें आपको कौन सा बी छोड़ना है जो ए में शामिल है वो आपको छोड़ देना है, तो ये आपका इतना मान बचेगा। तो इस मान को देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो ना कि जो आपका पूरा पी बी है उसमें से आप इन दोनों का जो कॉमन भाग को घटा देंगे आप, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी कर दोगे आप, तभी तो वो मान आपका बचने वाला है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस शर्त को कुछ इसी तरह से काम में लूँगा। तो मैंने क्या लिख दिया कि जो पी ए नोट और बी है उसको मैंने लिख दिया पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने आपको डायग्राम से बात समझाई है कि जो पी बी इंटरसेक्शन ए नोट का मतलब क्या होगा पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। अरे बी और ए नोट में कोई मतलब नहीं कि आप किसी को पहले लिखो, ठीक है ना। अब देखिए ये तो मेरे पास यहाँ पर बिल्कुल आ रहा है सेम पी बी, तो और इस बात का मतलब भी आपने शुरुआत में पढ़ रखा क्या होता है पी ए डॉट पी बी होता है। अब यहाँ पर देखो मैं क्या करूँगा, देखो दोनों में से मैं पी बी कॉमन ले लूँगा बाहर और मेरे पास आएगा 1 माइनस पी ए, और जब आप इसको आगे सल करोगे तो ये देखो पी बी तो आपको रखना है सेम, और आप जानते हैं कि 1 माइनस पी ए का मतलब क्या होता है, 1 माइनस पी ए का मतलब होता है पी ए नोट होता है, और उत्तर में आपको ये लेके आना था। तो ये तो आपका हो गया पहला पार्ट है प्रूफ, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट आपने प्रूव कर दिया। अब देखो हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको दिखाना है कि पी ए और बी नोट का दिखाना है, तो आप वैसे काम लेंगे पी ए और बी नोट को आप ले रहे हो, तो इस बात का मतलब पी ए में से आपको क्या छोड़ना है, जो दोनों का कॉमन भाग है वो आपको छोड़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो पी ए तो रख लोगे आप एक बार सेम, और जो दोनों का कॉमन भाग होता है इंटरसेक्शन, जब ये स्वतंत्र घटना तो इसका मान ये होता है आपका पी ए डॉट पी बी होता है। अब देखिए यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, आपको अपने देखो वही शर्त लगानी है, देखो तो मैं मिटा रहा हूँ वापस, ठीक है ना, ये मैंने आपको समझाया था उस टाइम। अब देखो आपको करना क्या इसमें कि जब आप इन दोनों में से पी ए कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा 1 माइनस पी बी बचेगा ये, तो यहाँ पर पी ए तो आ रहा है मेरे पास बिल्कुल सेम, और इसका मतलब क्या होता है पी बी नॉट होता है। तो ये आपने सेकेंड पार्ट है उसको प्रूव कर दिया है, ठीक है ना। अब जो इसका तीसरा पार्ट है वो देखिए, तीसरे पार्ट में आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको ए नोट को और उनको दिखाना है, ठीक है ना। तीसरे पार्ट में आपको सिद्ध करना है कि जो पी ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट होता है वो भी क्या आएगा आपका पी ए नोट और पी बी नोट के नोट के बराबर आएगा, ठीक है ना। तो इसमें मैंने क्या कर लिया, शुरुआत में मैंने लिख दिया पी ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट। तो देखिए ऐसी कंडीशन के लिए आपने डी मॉर्गन थ्योरम पढ़ी है, यानी न तो ए और न ही बी, इन दोनों की बात कर रहे हो। देखो आपने डी मॉर्गन थ्योरम पढ़ी है ना, यानी पी ए नोट यूनियन बी नोट का मतलब क्या होता है 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन नोट, ये होता है आपका, ठीक है ना। और उसके अलावा देखो आपने इसी तरह से जो दूसरी बात है वो पढ़ रखी है, तो उसी श्रृंखला की अगर हम बात करते हैं, जैसे आपने पढ़ा है ना कि पी ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, इसका मतलब होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। तो हम यहाँ पर उसी फॉर्मूले को काम में लेकर के इस सवाल को क्या करने वाले हैं, आगे इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए इस सवाल को जब आप आगे सॉल्व करोगे तो इस डी मॉर्गन थ्योरम के द्वारा इसका मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी, इसका मान आप ये लिख दोगे पहले एक बार,
अब यहाँ एक तो रहेगा सेम, इसकी जगह आपका बनाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, एक माइनस ये पी ए तो आ जाएगा सेम एक बार, ये माइनस का पी बी आ जाएगा और ये प्लस में क्या आ जाएगा, ये प्लस में हो गया ना, इसका मान क्या होता है आपका पी ए डॉट पी बी होता है, पी ए डॉट पी बी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जो आपका एक मान देखो पी ए ये तो पड़ा एक बार सेम, और देखो इन दोनों में से आपने क्या कर लिया एक बार, इन देखो दोनों में से आपने माइनस पी बी को बाहर कॉमन लिया है, तो यहाँ बचेगा मेरे पास एक माइनस पी ए, ये बचने वाला है। अब देखो यहाँ पर जो एक माइनस पी ए है इसको तो मैंने बिल्कुल यहाँ पर सेम लिख रखा है माइनस पी बी, और देखो ये जो आपका भी यहाँ पर मान आएगा उस मान को आप क्या कर देंगे, पी ए नोट कर देंगे आप इसको। अब ये मान भी क्या होता है आपका पी ए नोट होता है, और माइनस में पी बी, और यहाँ पर आ रहा है पी ए नोट, दोनों में से आपका पी ए नोट बाहर कॉमन आएगा तो बचेगा एक माइनस से पी बी। अब जो पी ए नोट है इसका मान भी क्या होगा आपका पी बी नोट हो गया, और ये आप उत्तर में लेके आना था। ये मैंने आपको प्रश्न संख्या जो 15 का है एग्जाम्पल, इसी का को मैंने आपको करवाया है, बाकी इसके एग्जाम्पल आप खुद कर सकते हो। अब देखो इस प्रश्नावली में जो कुछ और सवाल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसी श्रृंखला में आप देखिए, जैसे आपका प्रश्नावली में 11वां प्रश्न है, वो देखो आप 11वें प्रश्न में आपको क्या करना है और कैसे करना है। तो देखिए जो 11 का सवाल आपका 16.2 से संबंधित है, एक आप वो सवाल देख लो पहले। उस सवाल में देखो मेरे को ये दिया गया है, क्या दिया गया है वो आप देखिए। जो 11वां प्रश्न आपका रहा है, 11वें प्रश्न में ये दिया गया आपको क्या, कि 3 विद्यार्थियों को गणित की समस्याओं को हल करने के लिए दिया गया। इन विद्यार्थियों द्वारा समस्या हल करने की जो प्रायिकता है वो 1/2, 1/3, 1/4 है, यानी पी ए है उसकी तो है 1/2, और पी बी है उसकी 1/3, और पी सी है उसकी 1/4। ये तीनों के द्वारा सेपरेटली इन समस्याओं को हल करने की क्या है प्रायिकता है, यानी तीनों स्वतंत्र रूप से जो अपनी समस्याएं वो हल कर रहे हैं। अब पूछा है समस्या के हल होने की क्या प्रायिकता है, आपको पूछा गया है, यानी यहाँ ए बी और सी क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं। एक बात मैंने आपको बोल दिया कि स्वतंत्र घटनाएं नाम आए तो कभी उस बात का मतलब ये नहीं होता है कि वो तीनों सेपरेटली है, वो रूल तो आपका बिल्कुल अपरिजिम लागू होता है। ये स्वतंत्र नाम सुन के मैं लगता जरूर है कि वास्तव में स्वतंत्र है, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं है। जैसे मान लो आपके पास कोई बुक है, उस बुक में मान लो 100% प्रॉब्लम है, एक बच्चा उसकी मान लो 30% प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है, एक बच्चा बी उसकी मान लो 60% प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है, एक बच्चा मान लो सी है उसकी मान लो 50% प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है, तो उनमें कुछ ना कुछ पार्ट ऐसा भी तो आ रहा है जो तीनों कॉमन मतलब तीनों सोल्व कर रहे हैं उस बुक में, ऐसा भी तो पार्ट है ना कुछ आपका। तो इसका मतलब कभी भी स्वतंत्र घटना का मतलब ये नहीं मानना कि इन तीनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तीनों का बिल्कुल कुछ ना कुछ कनेक्शन क्या होता है अवश्य होता है, ठीक है ना। तो स्वतंत्र घटना का मतलब हमेशा ये होता है, स्वतंत्र का मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता है कि दोनों आपकी अलग अलग डिफरेंट। हाँ अपवर्जी होती है ना, अपवर्जी जो घटनाएं होती है इनका आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं होता है, ए घटना आपकी अलग घट रही है और बी घटना है उसकी अलग घट रही है, उन दोनों में कोई भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखो ABC क्या है, तीनों स्वतंत्र घटनाएं हैं और तीनों क्या करते हैं, एक समस्या को हल करने का बारी बारी से प्रयास करते हैं। यानी जो ए है वो तो 50% समस्या को हल करता है, फिर बी है वो उसी समस्या की 33% वो समस्या हल कर रहा है, और जो PC है वो 25% समस्या क्या कर रहा है हल कर रहा है। तो इनमें कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन अवश्य बन रहा है ना। तो हमें यहाँ पर पूछा है समस्या के हल होने की प्रायिकता, समस्या के हल होने की प्रायिकता। अब समस्या को हल करने का मतलब क्या होगा कि इन तीनों में से कोई ना कोई एक समस्या को हल करेगा, या तो ए समस्या को हल करेगा, या बी समस्या को हल करेगा, या सी अकेला समस्या को हल करेगा, या ए और बी समस्या को हल करेंगे, या बी और सी समस्या को हल करेंगे, या ए और सी समस्या को हल करेंगे, या तीनों मिलकर समस्या को क्या करेंगे हल करेंगे। तो हमें पूछा क्या है समस्या के हल होने की प्रायिकता। तो इस कंडीशन में क्या करना आपसे ये पूछा है कि या तो ए या बी या सी, ये आपसे पूछा गया है। तो ऐसे सवालों में से ध्यान रखना आपको क्या लिखना है, एक में से घटाना है, और आप लिख दोगे न तो ए समस्या को हल करेगा, न बी समस्या को हल करेगा, और न ही सी समस्या को हल करेगा। यानी इन तीनों में से जो कोई भी है वो समस्या को हल नहीं करेगा, ये शर्त आपको उसमें काम में लेके चलनी है। अब देखो जब आप ये शर्त काम में लेके चलोगे तो इसका आपने तरीका पढ़ रखा है कि इसके लिए आप क्या कर लेंगे।
तो मैंने बोलते जब तीनों में से कोई भी एक समस्या को हल कर रहा है, इस बात का मतलब ये हुआ कि आप ऐसे सवालों में से रखना कि आप एक में से घटा दो कि न तो समस्या को ए हल करेगा और न ही बी करेगा और न ही सी करेगा, तीनों में से कोई भी समस्या को हल नहीं करेगा। ये चीज़ अगर आप एक में से घटा दोगे तो तीनों के कम से कम एक के द्वारा समस्या हल करने की आपकी प्रायिकता वो आ जाएगी। तो इस बात को क्या लिखना आपको, क्यों तीनों स्वतंत्र घटना है ना, तो इसलिए आपने बोले पी ए नोट, पी बी नोट और पी सी नोट। यहाँ पर एक तो आ रहा है मेरे पास सेम, इसको आप एक माइनस पी ए कर देंगे, इसको आप एक माइनस पी बी कर दोगे, इसको आप एक माइनस पी सी कर दोगे, ठीक है ना। अब देखो एक माइनस पी ए का मान तो देखो क्या होगा मेरे पास, जब आप एक में से ए बटा 2 घटाओगे तो मान क्या आएगा आपका ए बटा 2 आएगा। फिर एक में से जब आप पी बी यानी ए बटा 3 घटाओगे तो क्या आएगा मान आपका 2 बटा 3, और जब आप पी सी यानी आप ये एक में से घटाओगे तो क्या आएगा मान आपका 3 बटा 4 आ जाएगा। अब इसको सरल कर लो काट के, यानी 1 माइनस 1 बटा 4 उत्तर क्या आएगा आपका 3 बटा 4। तो ये तीनों में से किसी एक के द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता, ये बिल्कुल इसका शॉर्ट तरीका होता है। अगर आप इसको लंबे तरीके से करना चाहेंगे तो देखो इसमें आपको ये सारा सिस्टम लगाना पड़ेगा, या तो ए समस्या को हल करेगा तो देखो बी और सी समस्या को हल नहीं करेंगे, या फिर बी समस्या को हल करेगा तो ए और सी नहीं करेंगे, जब सी करेगा तो ए और बी नहीं करेंगे, या ए और बी करेंगे और ए और सी करेंगे, फिर बी और सी करेंगे तो लोग फिर वो तीनों करेंगे। मतलब इसमें आपके बहुत सारे परिणाम बनेंगे। तो ऐसे परिणामों से बचने के लिए बिल्कुल ये शॉर्ट एंड स्वीट तरीका है कि आप एक में से इन तीनों की समस्याओं को हल न करने की जो प्रायिकता है वो आप घटा दो, तो क्या देगा आपके पास से कम एक के द्वारा समस्या हल करने की जो प्रायिकता आपकी है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये मैंने आपको कुछ स्वतंत्र घटनाओं से संबंधित प्रश्न है वो आपको करवाए हैं। इसी श्रृंखला में देखो आप कुछ और प्रश्न है वो आप देख लो। जैसे मान लो हम बात करते हैं इसमें एक सवाल, जैसे मान लो आपका और है कि जैसे 13 का सवाल है, इसमें इसी प्रश्नावली में 13 का सवाल है। इसमें पूछा है कि एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की आपको प्रायिकता दी गई कितनी, यानी ए है वो तो इसको स्वतंत्र रूप से हल कितनी करेगा 1/2 करेगा, और जो बी है वो करेगा इसको 1/3। देखो दोनों स्वतंत्र रूप से समस्याओं को हल कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है यहाँ पर ए और बी क्या है स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए व बी स्वतंत्र घटनाएं है, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है। अब पहले प्रश्न क्या पूछा आपसे इसमें, यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि समस्या हल हो जाती है। पहले पाठ में पूछा है समस्या हल होने की प्रायिकता। अब देखो नॉर्मल सी बात है, समस्या क्या हो रही है हल हो रही है। अब समस्या को हल कौन कर रहा है, या तो ए अकेला समस्या को हल कर रहा है बी नहीं कर रहा है, या बी अकेला समस्या को हल कर रहा है ए नहीं कर रहा है, या दोनों मिलकर समस्या को क्या कर रहे हैं हल करें। तो मैं यहाँ पर 3 कंडीशन बने हमारे पास, हमें इन 3 कंडीशन से बचने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा मतलब निश्चित रूप से जो आपका नियम बन रहा है यहाँ पर कौन सा बन रहा है कि इनमें से कम एक के द्वारा समस्या को हल कर दिया जाता है, या दोनों में से कम कोई एक करेगा या दोनों मिलकर करेंगे। तो ऐसे सवाल को आप क्या करेंगे, आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा कि ए या बी के द्वारा जो समस्या हल होती है इसके लिए आप एक में से न तो ए समस्या को हल करेगा और न ही बी समस्या को हल करेगा, यानी न तो ए समस्या को हल कर रहा है और न ही बी समस्या को हल कर रहा है। तो 1 माइनस इसका मान तो क्या जाएगा आपका पी ए नोट, इसका देगा पी बी नोट, क्यों दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। 1 माइनस इसको आप करेंगे 1 माइनस पी ए, इसको आप करेंगे 1 माइनस पी बी। अब देखो 1 माइनस पी ए का मान क्या आएगा, जब आप 1 में से 1/2 घटाओगे तो मान आपका 1/2 बचने वाला है यहाँ पर, गुणा 1 माइनस पी बी का मतलब जब आप इसको 1 में से घटाओगे तो मान क्या आएगा आपका 2/3, काट लो सरल कर लो, 1 माइनस 6/3 यानी क्या आएगा 2/3, यानी उनमें से किसी भी एक के द्वारा समस्या को हल करने जो प्रायिकता आपकी है वो आपको कितनी प्राप्त होगी है 2/3। ये आपका होगा इसमें पहला पार्ट। अब इसका देखिए सेकंड पार्ट, देखो सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, इसमें पूछा है उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या को हल कर देता है। कोई एक का मतलब ये हुआ कि जब ए समस्या को हल करेगा तो बी नहीं करेगा, जब बी समस्या को हल करेगा तो ए नहीं करेगा, दोनों में से केवल एक ही समस्या को क्या करेगा हल करेगा। तो आप लिखोगे दोनों में से तथ्यतः एक के द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता। तो दोनों में से किसी एक के द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता क्या आएगी, जब ए समस्या को हल करेगा तो मतलब बी नहीं करेगा, और जब बी समस्या को हल करेगा तो ए नहीं करेगा।
यानी जब ए करेगा तो बी नहीं करेगा और बी करेगा तो ए नहीं करेगा, ठीक है ना। अब दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं और ये बात देखो हम पहले से पढ़ चुके हैं, आपको चारों पॉइंट ध्यान रखना है। जब ए और बी स्वतंत्र घटनाएं होती है तो ए नोट और बी नोट भी क्या होती है, स्वतंत्र। ए नोट और बी भी क्या होती है, स्वतंत्र। बी और ए नोट भी क्या होती है, स्वतंत्र। ये चारों बातें मैं अभी आपको पिछले सवाल में क्या करके बताया हूँ, सिद्ध करके आपको बताया हूँ, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखो जब यहाँ पर आपकी जब ए और बी स्वतंत्र है तो नॉर्मल सी बात है, ए और बी नोट भी क्या है, स्वतंत्र घटना है, और बी और ए नोट भी क्या है, स्वतंत्र घटना है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको आप पी ए डॉट पी बी नोट कर सकते हो आप, इसको आप पी बी और पी ए नोट कर सकते हो आप इसको। अब देखो पी ए जो है, पी ए को तो आप एक बार यहाँ पर रख लो सेम, और पी बी नोट को आप एक माइनस पी बी कर दो, और पी बी को रखो आप एक बार सेम, इसको आप एक माइनस पी ए कर लो। अब देखो मेरे पास यहाँ पर पी ए का मान कितना दिया गया, शुरुआत में 1/2 दिया गया है, और 1 माइनस पी बी का मतलब क्या है, 1/3 आपको घटाना है, प्लस पी बी का मान है 1/3, और यहाँ पर लिखना आपको 1 माइनस 1/2। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 1/2 गुणा 2/3 प्लस 1/3 गुणा 1/2, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो मान आपका आएगा 2/6 1/6, 6 लोग तुम आया 2 + 1 यानी 3/6 अर्थात 1/2। तो उनमें से किसी एक के द्वारा जो समस्या हल करने की प्रायिकता है वो आपकी कितनी प्राप्त हो गई है, 1/2, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको स्वतंत्र घटनाओं से संबंधित कुछ क्वेश्चंस है उनकी स्टडी करवाई है। बाकी देखो क्वेश्चन आप इनमें खुद हल कर लेना। अब हम आगे देखो जो 16.3 प्रश्नावली है, देखो उससे संबंधित कुछ प्रश्न है उनकी देखो बात और कर लेते हैं। तो इसमें देखो आप बेज प्रमेय के बारे में पढ़ने वाले हो। तो सबसे पहले आप इसमें जो बेज प्रमेय है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको क्या करना है, जो कोई भी आप सवाल हल करते हो उसमें किसी भी एक घटना के सापेक्ष आप, जैसे मान लो आपको E1 के सापेक्ष यहाँ पर ये आपकी विशेष घटना है, इसका मान निकालना है, तो आप इसमें क्या लिखोगे, पी ए बटा E1 डॉट पी E1 और प्लस, अच्छा ऊपर ये मान आ गया ना आपका, बटे में क्या आएगा मान आपका पी ए बटा E1 और साथ में इंटू मारा इसके क्या पी E1 प्लस पी ए बटा E2 और P2, ये आपका जो मान है वो आगे चलता रहेगा। जितने भी पद है आपके पास से प्रारंभिक घटना में जितने पद है वो सारे पद आपके यहाँ पर लिखे जाएंगे। ये क्या होती है आपकी बेज प्रमेय होती है। और एक जो होती है आपकी बेज प्रमेय, एक होती है आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का मतलब होता है संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय में क्या होता है, हमेशा आपका केवल ये मान आता है, रखना ओनली मात्र ये। और बेज प्रमेय में क्या आता है, ये पूरा आपका कंप्लीटली इस तरह से मान है वो आपका आता है। जिस भी घटना के आप सापेक्ष निकालते हो, अगर E1 के सापेक्ष निकालते हो तो ऊपर E1 वाला पद आएंगे, अगर E2 के सापेक्ष है तो ऊपर आपके E2 वाले पद आएंगे, ठीक है ना। ये बेज प्रमेय और जो संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय है उनमें इस तरह का आपका अंतर मुख्य रूप से देखने को मिलता है। अब देखो हम कुछ इस तरह का एक सवाल हल कर लेते हैं ताकि आपको बातें फिर से एक बार क्या ध्यान में आ जाए। जैसे मान लो हम एक प्रश्न ले रहे हैं, तो देखो इसमें मेरे पास एक प्रश्न देखो आपकी बुक में दिया गया है, हम बुक का एक प्रश्न है वो ले लेते हैं। तो देखो बुक में एक प्रश्न है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति के बारे में ये ज्ञात है कि वह 4 में से 3 बार सत्य बोलता है। यदि एक व्यक्ति है कोई भी, हम उदाहरण नंबर 20 की बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति के बारे में क्या ज्ञात है वो कि वो 4 में से 3 बार उसकी बात क्या होती है, सत्य होती है। वो 4 बार अगर कोई बात बोलता है तो उसकी 3 बार बात क्या होती है, सत्य होती है। वह एक ऐसे पासे को उछालता है और बताता है कि उस पर आने वाली संख्या 6 है या नहीं है। तो आपको यहाँ पर पूछा है कि उस व्यक्ति के बारे में जो बात है वो सत्य होने की आपको प्रायिकता यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो अब देखो वो व्यक्ति बोलता है कि पासे पर जो संख्या है वो 6 आएगी कि नहीं आएगी। तो यहाँ पर जो इस सवाल में आप दोनों तरह से इसको लेकर ये कर सकते हो, व्यक्ति पहले सत्य बोलता है या सत्य बोलता है वो घटना पहले मान सकते हो, और या पासा फेंकता है उस पर 6 आता है नहीं आता है वो घटना भी आप यहाँ पर प्रारंभिक मान सकते हो। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पासे वाली बात को हम पहले लेकर के चलते हैं, ठीक है ना। तो अब इस सवाल में आपको क्या है, मैंने सबसे पहले लिखा है यहाँ पर प्रारंभिक घटना E1, यानी पासे पर क्या हो, पासे पर 6 प्रकट हो, और E2 मैंने क्या मान ली है, पासे पर 6 प्रकट नहीं हो। अब देखो जब पासे पर 6 प्रकट होगा तो उसकी घटना आपकी क्या होती है, एक ही बार होता है संस, तो 1/6 होती है।
और 5 पर 6 प्रकट नहीं होने का मतलब क्या होता है, 5 परिणाम होते हैं, तो 5/6। ये तो आपकी दोनों क्या होगी, प्रारंभिक घटनाएं होगी। अब 5 को फेंकने पर 6 प्रकट होना और उस व्यक्ति की बात सत्य साबित होना, आपने क्या मान ली है, घटना ये मान ली है। यानी 5 को फेंकने पर 6 प्राप्त होने पर उसका कथन सत्य या असत्य होना क्या है, मेरे पास घटना ए है। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर A/A1 की बात कर रहा हूँ। उसका कथन सत्य कब होगा, जब वास्तव में 6 प्रकट हो जाएगा तो उसकी बात सत्य होगी। तो सत्य आने के लिए आपके पास यहाँ पर परिणाम कितना आ गए, 3/4, क्योंकि 4 में से 3 कथन सत्य बोल रहा है। वो 4 बार बोलता है, 4 में से क्या है, 3 कथन उसके सत्य है। तो सत्य होने के लिए उसकी प्रति क्या होगी, 3/4। अब उसकी बात असत्य साबित कब होगी, जब आपको 6 प्राप्त नहीं होगा। यानी उसके 4 में से अगर 3 कथन सत्य है तो एक कथन क्या उसका असत्य, तो आ गया मेरे पास 1/4। 3 कथन उसके हो गए सत्य और एक क्या होगा उसका असत्य। अब आपको यहाँ पर प्राप्त क्या करना है, उसके मतलब बात का वास्तविक रूप से सत्य होना आपको ज्ञात करना है। जब 5 से क्या प्रकट हो, 6 प्रकट हो, तो आपको लिखना है जब उसका कथन वास्तविक रूप से सत्य हो, वास्तविक रूप से सत्य हो या 6 प्रकट हो, तो उसकी आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। अभीष्ट प्रायिकता आपको निकालनी है। और ये आप किस रूल से निकालोगे, ये आपको बेज प्रमेय से निकालनी है, यानी बेज प्रमेय से। तो देखो जब आप यहाँ पर बेज प्रमेय लगाओगे तो यहाँ पर मेरे पास आएगा P(E1/A) का आपको मान प्राप्त करना है, जो आ गया P(E1) और PA/E1। उसके बाद में P(E1) और PA/E1 प्लस P(E2) और PA/E2। ये आपने सारा मान रख दिया है। अब देखो इनका सबका आपको मान रखना है। तो P(E1) का मान तो मेरे पास क्या था, शुरुआत में 1/6 था, और उसके कथन का सत्य होने का अनुमान कितना था, वो था 3/4। फिर वापस लिखो आप 1/6 इंटू 3/4, फिर आ रहा है 5/6 इंटू में कितना आ रहा है, 1/4। अब इसको देखो आप सरल करो तो ऊपर वाला मान तो मेरे पास कितना आ रहा है, 3/24 आ रहा है। बट्टे वाला मान मेरे पास क्या आएगा, 3/24 प्लस 5/24। और इसको अगर आप आगे देखो सरल करोगे तो ऊपर वाला मान तो आएगा 3/24, और जो डिनोमिनेटर यानी हर का मान है मेरे पास वो कितना आएगा, 8/24। इन्हें काट लो आप, और ये आपका जो आंसर वो कितना आ गया है, 3/8। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जो सवाल था बेज प्रमेय का उसको आप हल कर सकते हो। तो ये हमने बेज प्रमेय से संबंधित कुछ क्वेश्चन है उनकी स्टडी की है। अभी इसी तरह से आप एक प्रश्न चलो इसमें और देख लो, जो आपका क्या है, बेज प्रमेय से ही संबंधित है। तो देखिए हमेशा ध्यान रखना कि बेज प्रमेय का जो सवाल आएगा आपका, उसमें आपको एक तो हमेशा प्रारंभिक घटना दी जाएगी और उनका योग हमेशा क्या रहेगा, आपका 1 रहेगा। इसी के सापेक्ष आपको उसमें क्या दिया जाएगा, एक विशेष घटना आपको और दी जाएगी, और जब आपसे अंत में मान पूछेगा तो वो बिल्कुल आपको प्रारंभिक घटना के सापेक्ष आपको मान वो उसमें पूछा जाएगा। तो देखिए अब हम बात कर लेते हैं इसमें कुछ और जो सवाल है उनके बारे में। देखो तो देखिए जैसे आपके पास एक प्रश्न है जिसे 16.3 का आपका पहला सवाल दिला, ठीक है ना। इसमें पहले सवाल में क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि 2 थैले फर्स्ट और सेकंड दे गए। थैले फर्स्ट में 3 लाल और 4 काली गेंदें हैं। यानी आपके पास एक थैला फर्स्ट है जिसमें देखो 2 प्रकार की गेंद है, 3 और 4, जिसमें 3 गेंद तो क्या है, रेड है, और 4 क्या है, ब्लैक है। और जो एक आपके पास क्या रहा है, थैला सेकंड आ रहा है, और देखो सेकंड थैले में हमारे पास क्या रहा है, इसमें लिखा हुआ है कि 5 तो लाल गेंद है, 6 इसमें काली गेंदें हैं, यानी रेड और ब्लैक। अब प्रश्न में पूछा गया है किसी एक थैले में से यादृच्छा एक गेंद निकाली गई है जो कि लाल रंग की है। इस बात की प्रायिकता क्या है कि ये गेंद सेकंड थैले से निकाली गई है। तो देखो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर पहले आपको एक थैला चुनना है, और थैला चुनने के बाद में क्या करना, आपको जो उनमें गेंद है वो निकालनी है। वो गेंद कैसी होनी चाहिए, आपकी लाल गेंद होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो इन दोनों में आपका देखो शुरुआत में कोई संबंध यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो आप लिखोगे दोनों थैलों में से एक थैला चुनना, थैला चुनना अपवर्जी
घटनाएं हैं। यानी दोनों में से आप कोई भी एक थैला चुन रहे हो तो बिल्कुल दोनों चुनने का बिल्कुल सेपरेट तरीका है। एक को चुनोगे तो 50% है, दूसरे चुनोगे तो भी क्या है 50% है। अगर ये 3 होते तो आपकी चुनने की जो प्रायिकता क्या होती 1/3 1/3। अगर आप 2 में से कोई एक वस्तु चुन रहे हो तो हमेशा 1/2 आएगा। अगर 3 में से आप एक चुन रहे हो तो 1/3 आएगा। अगर 4 में से आप एक चुन रहे हो तो 1/4 आएगा। तो यहाँ पर देखो मेरे पास क्या है, इसमें सबसे पहले आप लिख दो कि इवन में तो पहले आप लिख लो कि थैला फर्स्ट चुना गया है, थैला फर्स्ट चुना गया है। और E2 में आपने क्या लिख दिया, थैला सेकंड चुना गया है। और ये जो लाइन आपने मैंने ऊपर लिख रही है ये लाइन आपकी इसके बाद में आएगी। यानी आपको लिखना है दोनों थैलों में से एक थैला चुनना परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। ये आपको ध्यान देना है यहाँ पर। अब जो यहाँ पर आपका P1 है उसकी देखो चुनने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2 है, और जो P2 है उसकी भी पॉसिबिलिटी कितनी है 1/2 है। तो दोनों थैलों को आप समान रूप से चुन सकते हो। इन दोनों के बिल्कुल 50-50% चांस है। 1/2 और 1/2 की क्या दोनों की प्रायिकता है। अब देखिए आपको करना क्या है, इन दोनों थैलों में से आपको लाल गेंद चुनना है। तो आप लिखोगे दोनों थैलों में से लाल गेंद का चुनना विशेष घटना मेरे पास क्या है ए है। यानी आप रेड बॉल को अगर चयन करते हो तो आपके पास क्या आ रही है, एक स्पेशल इवेंट आपके पास क्या आ रहा है ए आ रहा है। तो स्पेशल इवेंट P इवन अपन जो ए अपन जो इवन है मेरे पास यहाँ पर, वो तो मेरे पास कितना हो गया। अगर मैं फर्स्ट थैले में से रेड बॉल चुन रहा हूँ तो मेरे पास कितनी आएगी 3/7 आएगी। तो आपने ले दिया 3/7। अगर वो आप अगर सेकेंड थैले में से चुन रहे हो आप रेड बॉल तो वो आपके पास कितनी आएगी 5/11 ये आ जाएगी। ठीक है ना। फर्स्ट जो आपके पास बैग है उसमें से अगर आप रेड बॉल चुनते हो तो क्या आएगी 3/4 उसकी पॉसिबिलिटी। सॉरी मैंने क्या लिख दिया रुको, हाँ रुको भाई, हाँ देखो प्रथम थैले में से जब आप रेड गेंद को चुनते हो तो देखो सारी 7 है ना, तो 3/7 आएगी यहाँ। ठीक है ना, मैंने गलती से लिख दिया भाई, सॉरी। ठीक है ना। इसमें से अगर आप लाल गेंद चुनोगे तो आएगी 5/11। ठीक है ना। ये आपने इनमें से जो लाल गेंद चुनने की जो संभावना है पॉसिबिलिटी है वो आपने लिख दी है। अब देखो आपको प्रश्न में कौन सी क्या बात पूछेगी, जो गेंद चुनी वो आपकी सेकंड थैले में से होनी चाहिए। ठीक है ना। तो आप लिखोगे बेज प्रमेय के द्वारा, बेज प्रमेय से, और आपको यहाँ पर लगाना है P(E2/A) का जो मान आपको प्राप्त करना है। तो मान आएगा P(E2) और P(A/E2), उसके बाद में आएगा P(E1) P(A/E1) और प्लस में P(E2) और P(A/E2). ये आपको मान इस तरह से लिखना है। ठीक है ना। ये आपने फॉर्मूले का प्रयोग कर लिया है जो बेज प्रमेय वाला फॉर्मूला था उसके हिसाब से। अब देखो जब आप इसको आगे सॉल्व करते हो तो सॉल्व देखो करने पर आपके पास क्या आएगा, ऊपर पहले आपको P2 का मान लिखना है, और देख दो P2 का मान मेरे पास वो कितना है 1/2 है, और जो आपका P(A/E2) है उसका मान भी कितना है मेरे पास 5/11 आ रहा है। इसी तरह देखो पहले मैं P1 की बात कर रहा हूँ तो इसका 1/2 आ रहा है, फिर इंटू में आ रहा है 3/7, फिर 1/2 इंटू 5/11। जब इसको आप सोल्व करते हो आगे तो ऊपर वाला मान तो आएगा मेरे पास 5/22 आ जाएगा, और यहाँ पर जो वैल्यू मेरे पास आ रही है वो 3 कितना आ रहा है 14 प्लस 5/22। अब देखो इनको आप जब आगे सोल्व करोगे तो सोल्व करने पर देखो आपके पास क्या आएगा, एक तो देखो मेरे पास ऊपर तो आ रहा है 5/22 आ रहा है, सेम ही है। यहाँ पर देखो जब आप इन दोनों का एलसीएम लेते हो तो आपके पास क्या आएगा, ये इनका आएगा एलसीएम 14 15 154 आएगा। यानी मेरे पास क्या आ गया है 154 आ गया इनका एलसीएम। जब आपने इसमें 14 का डिवाइड किया तो कितना टाइम हो गया, ये 11 टाइम हो गया, तो ये हो गया आपका 33। और जब आपने इसका डिवाइड किया तो कितना टाइम हो गया 7 टाइम, और ये हो गया आपका 35। अब इनको देखो आप काट लो वैसे, तो देखो इसे कट रहा है पूरा पूरा कितनी बार कट रहा है, तो देखिए इससे आपका ये पूरा पूरा 7 टाइम कट रहा है। ठीक है ना, 7 टाइम, और ये 7 आपको ऊपर हो जाएगा।
तो 35 नीचे आप इनको ऐड कर दोगे तो 8 और ये 68, ठीक है ना। तो इस तरह से जो आप इसका सॉल्यूशन है वो आप प्राप्त कर सकते हो। ये मैंने आपको बेस थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे वो आपको मैंने भी करवाए हैं। अब देखो एक प्रश्न था जो आपका बर्नौली थ्योरम से रिलेटेड था, जो कल मेरे को एक बच्चे ने कमेंट बॉक्स के द्वारा पूछा था कि एक बर्नौली थ्योरम है, उसका मैं आपसे अभी क्वेश्चन करवाऊँ। तो बर्नौली जो थ्योरम है उससे संबंधित आप प्रश्न देखिए क्या होता है उसके अंदर। देखो जो बर्नौली थ्योरम के क्वेश्चन आएंगे ना आपके, उसमें हमेशा ध्यान रखना आपको क्या क्या मिलेगा आपको। एक तो उसमें मिलेगा आपको n का मान, यानी कुल आपको इतने में से इतने परिणाम चुनने हैं, वो आपको हमेशा n फिक्स मिलेगा, ठीक है ना। एक दूसरी बात उसमें आपको सफलता यानी सक्सेस है p, वो आपको मिलेगी। और जो इसमें q होगा, q का मान आप हमेशा एक में से p को घटा के आप प्राप्त कर सकते हो। एक इसमें आपको मिलेगा r, यानी n में से आपको कितने लेने। तो इस तरह की अगर आपके पास कंडीशन आती है तो क्वेश्चन आपका किससे होता है, बर्नौली थ्योरम से रिलेटेड होता है। और जिसका आपने फॉर्मूला ये पढ़ रखा है px बराबर r बराबर क्या आएगा मेरे पास NCr p की पावर r और q की पावर n माइनस r। ये फॉर्मूला आप इसमें काम में लेते हो, ठीक है ना। अब देखो हम इस क्वेश्चन को उस तरह से करके देखते हैं। ये बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बार जो, चलो ये प्रश्न देख लो आप एक बार। दो बच्चे ने पूछा था मेरे से, तो देखो उस बच्चे ने मेरे से यह पूछा था कि ये जो सवाल था आपका वो कुछ इस तरह का प्रश्न था, जो मतलब कुछ ऐसे सवाल थे जिसमें आपके पास क्या था, कुछ अंडे थे जो मतलब खराब थे, इस तरह का सवाल था कोई, ठीक है ना। जैसे मान लो मेरे को प्रश्न तो नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ है, लेकिन फिर चलो मान लो हमारे पास क्या था, मतलब 10 किसी मतलब टोकरी में क्या थे, अंडे थे, जिनमें से 10% अंडे क्या थे, खराब थे, ठीक है ना। और मतलब उसमें 10% अंडे खराब थे। अब आपको पूछा गया इसमें से आपको 10 अंडे उसमें से निकालने थे। अब 10 अंडों में से क्या आपको कम से कम एक अंडा खराब होने की आपसे वहां पर क्या प्रायिकता पूछी गई थी, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरह का सवाल था आपका। तो आप सबसे पहले लिखोगे, यानी हमारे पास यहाँ पर क्या है, अंडे का खराब होना सफलता है। आपने अंडे का खराब होना यहाँ पे क्या माना है, सफलता मानी है। तो p का मान मेरे पास क्या आ रहा है, 10% आ रहा है। तो 10% का मतलब 10/100 यानी 1/10 आ गई। और जो असफलता वो आपने क्या माना, अंडे 7 को माना है। तो 1 माइनस 7/10 क्या आएगा मेरे पास, 9/10। अब n सारे कितने हैं, 10 अंडे हैं। अब 10 अंडों में से क्या आना चाहिए, कम से कम एक जो अंडा है वो बिल्कुल क्या आना चाहिए, खराब आना चाहिए। यानी जो आपका यहाँ पर r होगा, r का मान क्या है, कम से कम 1 या 1 से अधिक है, ये आपको प्राप्त करना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप लिखोगे p, जो r आपका रहेगा वो क्या आएगा, 1 या 1 से अधिक आपको मान अपना लेना है। यानी r का मान क्या आपका 1 या 1 से अधिक है। कम से कम 1 की बात करो आप तो सारे ज़्यादा हो गए आपके। तो ऐसे सवालों में आप क्या करें, आप 1 में से p0 घटा देंगे, 1 माइनस NC0, p की पावर 0 और q की पावर n माइनस 0। ये फॉर्मूला लगा दिया आपने सभी। तो यहाँ पर मेरे पास क्या रहा है, 1 माइनस n का मान क्या है, 10 है ना। तो 10C0 और p का मान कितना है मेरे पास, 1/10 है, इसकी पावर 0। और जो q है वो मेरे पास कितना है, 9/10 और इसकी पावर कितना जाएगा आपकी, 10 आ जाएगी। अब इसको तो आप सॉल्व करोगे तो 1 माइनस इसका मान तो हो गया 1, इसका मान भी 1 हो गया, और ये मेरे पास क्या रहा है, 9/10 10 है, उसकी पावर क्या है, 10 आ रही है। तो आपका मान भी इसमें आ जाएगा 1 माइनस 9/10 की पावर 10। अब क्योंकि आगे सरल होगा नहीं तो आप इसको इतना ही छोड़ सकते हो। ये एक बर्नौली प्रमेय का सवाल था जो कल एक बच्चे ने मेरे से पूछा था, ठीक है ना। अब देखिए तो इसके बाद में आगे प्रश्न आपके आते हैं, वो देखो कुछ और, एक जो आपका आता है प्रायिकता बंटन के सवाल आते हैं। तो एक सवाल आप प्रायिकता बंटन है उससे संबंधित भी देख लीजिए कि उन सवालों को आपको कैसे करना होता है। तो देखिए तो प्रायिकता बंटन वाले सवाल आते हैं, ये आपको वैसे करने हैं सारे। मैं यहाँ पर एक सवाल जो आपको है वो भी करके बता रहा हूँ कि सवाल मेरे पास क्या रहा है। ये मेरे पास ये आ रहा है कि पासों के, यानी पासों के एक जोड़े को 3 बार उछालने पर द्विकों की संख्या का प्रायिकता बंटन आपको ज्ञात करना है।
प्रायिकता बंटन ज्ञात करो। ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है, यानी जो द्विकों की संख्या है उसका आपको प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। अब देखो सबसे पहले 500 के जोड़े को पहले आप फेंक रहे हो एक बार। 500 के जोड़े को एक साथ फेंकने का मतलब आपके पास ये 36 परिणाम आएंगे, यानी आप लिखोगे एक 500 के जोड़े को फेंकने पर जो देखो प्रतिदर समष्टि है ना हमारे पास सैंपल स्पेस, वो क्या आएगा, ये आएगा। यानी वो 1 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकते हैं, 1 भी, ऐसे मान लो 1 तक आपके सारे परिणाम आ जाएंगे। तो जानते हैं आप ये सारे आपके पास क्या आएंगे, कुल 36 परिणाम वो आने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका NS है वो तो हो गया कितना, 36। अब जो द्विक है, देखो द्विक का मतलब डबलेट होता है, डबलेट की बात कर रहे हो आप। जो डबलेट आपका है वो देखो कौन कौन से होते हैं, वो केवल सही होते हैं आपके 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये क्या होते हैं आपके सारे डबलेट होते हैं। तो मैंने आप लिख दिया यहाँ द्विक प्राप्त होना, द्विक प्राप्त होना सफलता है। तो आपने क्या लिख दिया, हेयर गेटिंग डबलेट इज सक्सेस। तो मेरे पास P का मान क्या आ गया, देखो डबलेट आपके 6 तो आ रहे हैं ना 36 में से, तो 6/36 यानी 1/6। जो सफलता है यानी सक्सेस है, सक्सेस का मान आपने कितना लिख दिया है, P, यानी मेरे पास आ गया 1/6। अब जो अनसक्सेस है असफलता Q, उसका मान 1 में से भी घटा दो आप, तो क्या आएगी 5/6 आ जाएगी। ये मेरे पास Q का मान आ गया। अब देखो इस जोड़े को आप 3 बार फेंक रहे हो यहाँ पर, ये 3 फिक्स परिणाम आपके पास। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस 500 के जोड़े को आप 3 बार फेंक रहे हो, और 3 बार फेंकने पर आपको कितने द्विक प्राप्त हो सकते हैं वो आपको अभी उसका प्रायिकता बंटन आपको ज्ञात करना है। तो आप लिखोगे 500 के जोड़े को 3 बार फेंकने पर जो द्विक प्राप्त होना, द्विक प्राप्त होना, या फिर आप इसको सफलता न मान के आप इसको यूँ लिख दो, ठीक है ना। जो द्विक है ना P द्विक, P डबलेट की आपकी प्रायिकता आ गई 6/36 यानी 1/6 आ गई है, और जो P डबलेट नहीं है उसकी मेरे पास क्या आ गया 5/6 दी, ठीक है ना। इसको आप ऐसे ही मान सकते हो। तो 3 बार फेंकने पर द्विक प्राप्त होने की संख्या का आपको प्रायिकता बंटन मानना है। तो द्विक प्राप्त होने के जो संभव मान है वो क्या हो सकते हैं आपके 0 1 2 3 ये हो सकते हैं। जो यादृच्छिक चर आपके हैं वो क्या आएंगे, या तो 0 बार द्विक आएगा, या 1 बार द्विक आएगा, या 2 बार आएगा, या 3 बार आपको प्राप्त होगा। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि जब आपको 0 बार द्विक प्राप्त हो, यानी आप 3 बार जोड़े फेंक रहे हो, तीनों बार आपको द्विक प्राप्त नहीं होंगे, यानी द्विक नोट और द्विक नोट। और देखो 500 को जब आप जोड़े को फेंकते हो तो उसमें कभी परिणाम आप ये कम नहीं होते हैं, वो फिक्स रहते हैं हमेशा। सिक्का हो पासा हो उनमें हमेशा आप ये परिणाम क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। तो पहली बार फेंका तो द्विक नहीं आने की आपके पास प्रायिकता कितनी आ गई है, वो आ गया आपके पास 5/6। दूसरी बार भी 5/6, फिर तीसरी बार भी 5/6। अभी मेरे पास कितना गया है 125/216। ये तो आपने जब 0 बार द्विक प्राप्त हो उसकी निकाल लिया आपने। इसी तरह जब आपको 1 बार द्विक प्राप्त हो तो देखो अब 1 बार द्विक आपको प्राप्त होगा कितने में से, 3 में से। तो इसमें आप या तो वो परिणाम ऐसे लिख के दिखा दो, फिर देखो या तो आप क्या लिखोगे, जो द्विक आपका है वो शुरुआत में आ सकता है, मानो बाकी दोनों बार द्विक आपका नहीं आएगा, या फिर द्विक आपका बीच में आएगा, या द्विक आपका लास्ट में आएगा। 3 परिणाम बनेंगे आपके। तो इसकी बजाय आप इसको क्या करेंगे, सीधा आप यहाँ पर इसके आगे 3 सेवन कर दो, और फिर आप लिख दो P द्विक, फिर द्विक नहीं आने की प्रायिकता आपकी, ये ठीक है ना। तो यानी आपके पास ये कुल 3 परिणाम बनेंगे, तो 3 लिख दिया आपने यहाँ पर सेम। अब जो द्विक आने की है वो तो है 1/6, और द्विक नहीं आने की है 5/6 और 5/6। तो ये मेरे पास आ गया 25 या 75/216। ये आपने Px बराबर जो 1 है उसका मान आपने प्राप्त कर लिया है। उसके बाद देखो जब आपको 2 द्विक प्राप्त हो, Px बराबर 2। अब देखो 2 द्विक आने का मतलब जो द्विक नहीं आने वाला परिणाम है ना वो आपका बारी बारी से बीच में आता रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पर वापस क्या आ गया, द्विक आ गया। तो ये 3 परिणाम मतलब इसके बनने वाले फिर से आपके। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, यानी जो 3 C2 है वो आपको लिखना पड़ेगा, और साथ में पहले मान लो आपके पास द्विक आ गया है, बाद में आपके पास द्विक नहीं आया है, फिर वापस क्या आपके पास द्विक प्राप्त हो गया है।
और जो 3 C2 है ना उसका मान भी आपका कितना आएगा, बिल्कुल ये 3 ही आपको प्राप्त होगा। ठीक है ना। जब आप इस 3 का मान प्राप्त करोगे तो ये भी आपको कितना प्राप्त होने वाला है, 3 ही परिणाम आपको प्राप्त होने वाला है। और जब आप इसको देखो आगे सरल करते हैं तो आपके पास मान क्या आएगा, आगे देखो सरल करने पर यहाँ जो द्विक है, द्विक आने की मान आपकी 1/6 है, द्विगुणी आने की 5/6 है, फिर वापस द्विक आने की 1/6 है, तो ये मान आपका आएगा 15/216। ये आपको इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह जब आप px बराबर 3 की बात करते हो 3 बार द्विक आने के लिए, तो 3 बार द्विक आने के लिए परिणाम होगा आपका द्विक, फिर से द्विक आ रहा है, फिर से द्विक आ रहा है, तो एक ही परिणाम बनेगा आपका, यानी 1/6 1/6 तो ये आ गया 1/216। तो इस तरह से आप जो जितने भी परिणाम थे वो आपने सारे इस तरह से प्राप्त कर लिए हैं। अब जो आपने प्रायिकता बंटन है वो आप ऐसे बना सकते हैं, यानी आपको क्या करना है, एक तरफ तो लेना आपको x, एक तरफ आपको px लेना है। ये 0 आ जाएगा मेरे पास अभी, फिर आ जाएगा मेरे पास 1 बार, फिर 2 बार और फिर 3 बार। 0 बार की प्रायिकता आपने कितनी निकाली है, वो तो आपकी आई थी 125/216। और दूसरे जो आपको पूछा है एक की आपकी तो कितनी आई थी, ये आई थी आपकी 75/216 ही आ जाएगी। फिर आपका मान क्या आया था 15/216, उसके बाद में आया 1/216। अब जब भी इस तरह का सवाल है तो उसमें एक बात पहले आप हमेशा सुनिश्चित कर लेना कि जो सिग्मा px है उसका मान हमेशा आपको क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। अगर आपको 1 प्राप्त हो रहा है तो मान लो कि आपका सवाल सही है, नहीं तो आपका सवाल क्या है, गलत है। ठीक है ना। अब ये तो आपने प्रायिकता बंटन निकाले। अब इस सवाल में आपको कुछ और भी देखो बातें पूछ सकता है वो, जैसे आपको इसका माध्य पूछ ले, माध्य ex पूछ ले, तो इसका होता है सिग्मा x px होता है। ठीक है ना। यानी इन सबको आपको ऐसे गुणा करके जोड़ना है, जैसे 0 गुणा 125/216 प्लस 1 गुणा 75/216, मतलब इन सबको ऐसे आप गुणा करके इनको जोड़ दो, क्या जाएगा आपके पास प्रायिकता जो माध्य है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर देखो आपको इसमें क्या निकालना है, प्रसरण निकालना है। प्रसरण देखो, प्रसरण यानी आपको सिग्मा स्क्वायर मान निकालना है, उसको कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो इसमें लिखना पड़ेगा आपको सिग्मा x² px माइनस ex का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको इसमें काम में लेना है। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, पहले आप 0 का वर्ग करेंगे, इसको आप गुणा करेंगे 125/216 से, फिर आप 1 का वर्ग करेंगे, इसको आप गुणा करेंगे 75/216 से, फिर आप क्या करेंगे, इस 2 का वर्ग करेंगे और इसको आप गुणा करेंगे 15/216 से। उसके बाद में आप क्या करेंगे, प्लस आप 3 का वर्ग करेंगे और गुणा करेंगे आप 1/216 से, माइनस अब जो माध्य का मान आपने शुरुआत में निकाला था ना, वो माध्य का मान आपको यानी उसका वर्ग करना है। इसको सरल करेंगे तो आपके पास क्या देगा, जो प्रसरण है उसका मान आपको प्राप्त हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछ लें स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी आपसे मानक विचलन पूछ ले, मानक विचलन SD, तो देखो SD का मतलब क्या जाएगा आपका मान, इस जो पूरा मान आपने भी प्राप्त करना, इस पूरे मान का आपको क्या लेना है, रूट लेना है, और जो रूट में आपको वैल्यू प्राप्त होगी वो आपका क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगा, यानी जो मानक विचलन है वो आपका कहलाएगा। तो आज मैंने आपको ये यहाँ तक रिवीजन करवाया है। अब देखो जो इस टॉपिक के कुछ और सवाल हैं आपके, जो 16.3, 4, 5 जो भी है। अब अगर आपको अगला जो मेरा वीडियो होगा, मैं आपको बताता हूँ दोबारा सुन ध्यान से। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस वीडियो में क्या करना, आपको 16 के प्रश्नावली में अगर आपको कोई भी सवाल में आगे 16.4, 5 या विविध में जो भी दिक्कत है तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के बताओगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो ही उन सवालों को मैं आपको आगे कराऊंगा, अन्यथा मान लो कि आपका जो 16 की प्रश्नावली है उसका रिवीजन आपका कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।